एक छोटा सा टॉपिक है पोरेंस। पोरेंस का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं फिर से बता देता हूँ कि पोरेंस हमने सुना है जब हमने सेल बायोलॉजी कवर किया था, उस टाइम मैंने बताया था। अगर आपने लेक्चर देखा है तो नहीं भूले होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। मैं फिर से बता देता हूँ, पोरेंस जो होते हैं बहुत सारे पोर्स से मिल करके बने होते हैं। पोरेंस का काम होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन का एक चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाना, और वो चैनल दो फॉर्म में हो सकता है, या तो ओपन होगा या तो क्लोज्ड होगा। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ, आउटर मोस्ट वॉल में। प्लाज्मिड में भी प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, आउटर मोस्ट वॉल में। और कुछ बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर पोरेंस का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। दोनों को मैं लिंक करता हूँ, मज़ा आएगा देखना। ऑस्मोसिस कहता है कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अगर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की अगर तरफ मूवमेंट करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। और उस प्रेशर को रोकने के लिए अगेंस्ट में हम जितना प्रेशर अराइज करते हैं, उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशंस आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनते चलो। उसके अंदर हमें पढ़ना है तीन चीज़, एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, एंडो ऑस्मोसिस किस में होता है, और तीसरी बात नॉर्मल ऑस्मोसिस कौन किस में होगा। तो आपके बुक में एक डायग्राम दी हो गई होगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। चलो एक एक करके हम वो डायग्राम्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का मतलब आपको पता ही हो ना, कि आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब कहेंगे, हाइपरटोनिक कब कहेंगे और हाइपोटोनिक कब कहेंगे, वो देखते हैं। अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो उस कंसंट्रेशन को, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा से याद रखना है, कौन ज़्यादा, तो पानी ज़्यादा, पानी मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा। तो अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, तो हम उस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर ठीक है हाइपरटोनिक तो समझ में आ गया, अब इसे बताना क्या चाहते हो। देखो इसी से मैं सब कुछ लिंक करता हूँ। अगर सॉल्वेंट अगर अंदर में ज़्यादा है, इट मीन्स सॉल्यूट कम होगा। सॉल्यूट को ना आपको मान के चलना है, वो थर्स्टी क्रो है। क्या है वो, थर्स्टी क्रो। थर्स्टी क्रो क्यों कह रहा हूँ, कि वो मान लो उसको आपको भूखा मानना है, प्यासा मानना है, वो बहुत प्यासा है। जिधर सॉल्यूट दिखेगा उसको आपको पानी देना है। तो अगर हम देखें तो अगर अंदर साइड, अंदर में वो जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसमें अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इट मीन्स सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। अब सॉल्यूट का अगर अंदर की तरफ कम है तो बाहर की तरफ सॉल्यूट कम ज़्यादा होगा। बाहर की तरफ क्या होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा। तो बाहर तरफ थर्स्टी क्रो ज़्यादा होंगे। पानी का जो डायरेक्शन होगा किधर से किधर हो जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। तो अंदर से बाहर से जाएगा, इसलिए हम उस ऑस्मोसिस कहेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। बाहर जाने को क्या कहेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। और एक्सो ऑस्मोसिस होता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। किस में होता है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अगर समझ नहीं आई ना तो सिर्फ रट्टा मारते रह जाओगे। तो मैं फिर से बताता हूँ, देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिखा हुआ था सॉल्यूशन में, तब मैंने बता दिया। उस सॉल्यूशन कब कहते हैं, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं। अब कभी हो सकता है कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कभी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, राइट, तो भी तो उसको सॉल्यूशन ही बोलेंगे। तो मान लो अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, इट मीन्स वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और कुछ सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन अगर अंदर में कम हो जाता है, तो बाहर की तरफ सॉल्यूट ज़्यादा होंगे। सॉल्यूट को मैंने बोला थर्स्टी क्रो, मानो वो प्यासा का हुआ है, प्यासा का हुआ है, उसे प्यास ज़्यादा लगेगी, तो पानी की ज़रूरत उसे ज़्यादा है। तो पानी का डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ हो जाएगा। अंदर से अगर बाहर होगा, उसके जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सो। बाहर के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्सो। तो उस टाइप के ऑस्मोसिस को हम कहेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर है। अब उसी तरह आप बात करते हैं इंडो ऑस्मोसिस की। इंडो ऑस्मोसिस तभी हो सकता है जब अंदर में क्या, थर्स्टी क्रो ज़्यादा हो। थर्स्टी क्रो ज़्यादा हो मतलब प्यासे कौवे ज़्यादा हो। इट मीन्स सॉल्यूट अगर अंदर में ज़्यादा होगा तो उस ऑस्मोसिस को कहेंगे इंडो ऑस्मोसिस, क्योंकि उसी कंडीशन में सिर्फ वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ आता हुआ दिखेगा। और ऐसा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में,
और उस सेल का नाम होता है टर्गिड सेल। क्या होता है? टर्गिड सेल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एंडोऑस्मोसिस को। कुछ भी नहीं किया हमने, हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेना है। हाइपोटोनिक मतलब कि उस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, थ्रस्टी क्रो अंदर ज़्यादा होंगे, प्यास उसको ज़्यादा लगेगा, तो पानी का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। इट मीन्स उस टाइप के ऑस्मोसिस को कहेंगे इंडो ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस किधर हो रहा है? पानी किधर आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है। उसको ऑस्मोसिस कहते हैं इंडो ऑस्मोसिस। और ये किस सेल में होता है? तो टर्जिड सेल में होता है। लास्ट बचा नॉर्मल। नॉर्मल की बात करें तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो, मतलब कि उसमें कंसंट्रेशन दोनों का सेम हो, चाहे वो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, दोनों का अगर कंसंट्रेशन सेम होता है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और ये किस में होता है? तो फ्लैसिड सेल में होता है। तो यहाँ तक आपको तीनों चीज़ क्लियर हो गया होगा, कौन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, कौन आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा और कौन हाइपोटोनिक होगा, राइट। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताओ एक ऐसा सॉल्यूशन है मेरे पास जिसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो वो कौन सा ऑस्मोसिस कहलाएगा? तो आपको लॉजिक लगाना है। सॉल्यूट अगर अंदर में कम है तो इसका मतलब है कि थ्रस्टी क्रो बाहर में ज़्यादा होंगे, तो पानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। पानी अगर अंदर से बाहर जाएगा, उस तरफ के ऑस्मोसिस को क्या कहेंगे? एक्सो ऑस्मोसिस कहेंगे। और एक्सो ऑस्मोसिस किधर होती है? किस सेल में होती है? तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में होती है। तो क्लियर है, ये टॉपिक अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से समझ में आना चाहिए कि रूट भी अपना एक प्रेशर लगाता है कि नहीं? बिल्कुल लगाता है। अब बोलोगे सर रूट कब से प्रेशर लगाने लगा? यार रूट प्रेशर नहीं लगाएगा तो वाटर को जो है वो लिप तक पहुंचेगी कैसे? तो सबसे पहला मेन काम तो रूट ही करता है। कि प्रेशर क्या करता है? तो रूट ने क्या किया? रूट ने पानी को एब्जॉर्ब किया। पानी को क्या करेगा? वो चारों सेल्सर के होकर के जाइलम तक पहुँचाता है। तो इट मीन्स वो ऊपर ही तो वाटर को पहुँचा रहा है ना। तो एक तरह से ये रूट जो है वो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है ऊपर की तरफ, राइट। तो उस प्रेशर को कहते हैं रूट प्रेशर। और ये जब जो वाटर है वो वाटर कहाँ तक पहुँच रहा है? लिफ्ट तक पहुँच रहा है। तो लिफ्ट क्या कर रहा है? एक तरह से पुल कर रहा है, और रूट एक तरह से कर रहा है पुश। समझ गए? पुश कौन कर रहा है? रूट। और पुल कौन कर रहा है? लिफ्ट। अब देखो, मान लो हमने पेड़ को इतना पानी दिया कि उसको एक्सेस हो गया, मतलब अब उससे ज़्यादा वो पानी ले नहीं सकता था, फिर भी ज़बरदस्ती उसने ले लिया। तो अब वो क्या करेगा? तो अब धीरे धीरे ना प्लांट अभी वो पानी को रिमूव करना चाहते हैं। तो रिमूव करते हैं दो प्रोसेस से, एक ग्यूटेशन, दूसरा एक्सुडेशन। ग्यूटेशन कहने का मतलब वो प्रोसेस है जब पेड़ अपने आप वाटर मॉलिक्यूल्स को, सेप को, वो अगर अपनी बॉडी से निकालते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्यूटेशन। एक्जुडेशन एकदम जस्ट ब्लीडिंग जैसा होता है। जिस तरह मान लो हमें कभी चोट लगती है तो ब्लड निकलता है ना, तो उस तरह पेड़ को भी अगर चोट लगती होगी तो उससे सैप निकलता है, वाटर से निकलते हैं, उसको कहते हैं एक्जुडेशन। ओके, तो ये जो एक्जुडेशन होता है इसको हम ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता है आपको। अब मैंने ये जो एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल, ये आपको मैंने नहीं बताया था तभी सेल, फिर से मैं यहाँ बताता हूँ और सेल के साथ समझेंगे। तो चलो हम इस डायग्राम से देखते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होता कैसे कैसे है। तो ये आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा, 4 सेल्स आपको दिख ही रहे होंगे। सबसे पहला सेल है एपिडर्मिस सेल, सबसे पहला वाटर इसी के पास जाएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स के पास जाएगा, कॉर्टेक्स से फिर एंडोडर्मिस के पास, उसके बाद पेरिसाइकिल के पास। तो यहाँ पर आपको ये भी दिखता होगा कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो दोनों डायरेक्शन से होगा, एक अंदर की तरफ से, एक दूसरी बाहर की तरफ से। बाहर की तरफ से मतलब कि सेल वाल की तरफ से, अंदर की तरफ से मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सिम्प्लास्ट। दूसरी बात, अगर सेल के बाहर की तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं, उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एपोप्लास्ट। ओके, कोई डाउट यहाँ पर? कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ मज़े की बात ये आती है कि ये जैसे ही एंडोडर्मिस तक हम पहुँचता है वाटर, तो वहाँ पर जाके रुक जाता है। रुकता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उस जगह पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, जिसका मेन काम है वाटर को ब्लॉक करना। तो वो जैसे वहाँ पर वाटर पहुँचता है तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या करेगी? वो वाटर को रोक देगी। लेकिन वही वाटर रुकेंगे जो वाटर सेल वाल की तरफ से आए हो। इट मीन्स जो एपोप्लास्ट वाला जो वाटर था, मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो वहाँ जा कर के रुक जाएगा। तो क्वेश्चन आपको यही पूछता है आपको बोर्ड में कि बताओ
एपोप्लास्ट मूवमेंट कहाँ पर जाकर रुका था, कौन से सेल पे जाकर के रुक गया था और क्यों। तो आपका रीज़न देना है कि वो एपोप्लास्ट मूवमेंट जो था वो एंडोडर्मिस में जाकर रुक जाता है, क्योंकि वहाँ कैस्पेरियन स्टिच प्रेजेंट होती है जो वाटर को ब्लॉक कर देती है और वाटर को पास होने नहीं देता। ओके, यहाँ पे आपको डाउट जो था होगा वो क्लियर मैंने कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर फिर से मैं मूवमेंट बताता हूँ। सबसे पहले वाटर कहाँ आएगा, एपिडर्मिस के पास, फिर कॉर्टेक्स के पास, फिर एंडोडर्मिस के पास, फिर पेरिसाइकल के पास, उसके बाद जाएगा जाइलम के पास और जाइलम के बाद वो लीफ में चला जाएगा। तो इस तरह एक मूवमेंट हो गया, एक ट्रांसपोर्ट हो गया वाटर का। ओके, तो वो प्लांट अगर ये प्रोसेस को बार बार करेगा इट मीन्स उसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएंगे। अब अगर उसके पास वाटर ज़्यादा हो जाएगा, मिनरल्स ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी तो बोलेगा कि यार ये एक्सेस हो रहा है, मेरे को इसको रिलीज़ करना है। तो जैसे ही प्लांट हार्मोन्स को या फिर मिनरल्स को या वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी से बाहर एक्सपेल करता है, रिलीज़ करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज़ नॉट लाइक अ रेस्पिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन में बहुत अंतर है। ट्रांसपिरेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये एक तरह से हमको वो वेस्ट को रिमूव कर रहा है अपनी बॉडी से। रेस्पिरेशन कहता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दोनों में देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो लिंक्ड मत कर देना दोनों को, दोनों में कोई लिंकेज नहीं है बॉस। ओके, तो यहाँ पर ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गई होगी ट्रांसपिरेशन वाली। ओके, आपको फिर पढ़ना है अस्टोमाटा के बारे में। तो अस्टोमाटा का स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया है, अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो कोई बात नहीं यार, मैं फिर से बता ही देता हूँ। देखो, अस्टोमाटा में सबसे पहला सेल जो आपको दिखेगा आउटर मोस्ट सेल में, उस सेल का नाम है एपिडर्मल सेल। इस एपिडर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है सब्सिडरी सेल। मैं सब्सिडरी इसलिए कहता हूँ यार क्योंकि ये सेल बहुत डरता है। मैंने ट्रिक याद रखा है कि ये जो है बहुत डरता है तो ये भाई इसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन चाहिए तो कहाँ रहेगा, ये अंदर में रहेगा। तो बाहर में है एपिडर्मल सेल, एपी का मतलब बाहर होता है, तो आपको याद ही रहेगा। ट्रिक बनाया था मैंने सिर्फ सब्सिडरी के लिए कि सबसे डरता है तो ये इसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसलिए कि एपिडर्मल सेल के अंदर रहता है। ओके, अब उसके अंदर प्रेजेंट होता है गार्ड सेल। गार्ड सेल क्यों, गार्ड सेल जो होता है वो एस्टोमेटल पोर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रहता है। अब एस्टोमेटल पोर जो होता है वो ओपन कब होगा, तो डे टाइम में ओपन होता है और उस स्टोमाटा को कहते हैं ओपन स्टोमाटा। और अगर वो क्लोज्ड है तो उस स्टोमाटा को कहेंगे क्लोज्ड स्टोमाटा, जो कि सिर्फ नाइट के टाइम पे होती है। अभी ये प्रोसेस हम कब देखेंगे, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखेंगे पूरे तरह से। फिर भी मैंने डेफिनेशन लिख दिया है मैंने, आप देख लेना। पर ये पूरा का पूरा हम अच्छे से क्लियर करेंगे टॉपिक को जब हम रेस्पिरेशन कवर करेंगे, क्योंकि ये मेन टॉपिक इसका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में ही आने वाला है कि क्यों, कब ये ओपन होगा, कब ये क्लोज्ड होगा, कैसे होता है, ये रीज़न सब कुछ हम उस वाले चैप्टर में ही कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये स्टोमाटा का जो लेक्चर है मैं उस वाले टॉपिक के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ओके, तो आप सोचोगे आप लोग सर अगर उस चैप्टर में पढ़ना है तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। यार इस चैप्टर में जो पढ़ना है मैं बताता हूँ आपको, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हमने स्टार्टिंग में सॉल्वेंट और सॉलिड को देख लिया। सॉल्वेंट को मैंने क्या मानने कहा था आपको, सॉल्वेंट को कुछ नहीं मानने कहा था भाई, सॉल्यूट को मानने कहा था। क्या मानने कहा था, थ्रस्टी क्रो मानने कहा था, प्यासा का वो मानने कहा था। इसका मतलब भी मैंने बताया था, जहाँ वो सॉल्यूट है मतलब उसे पानी की चाहिए भाई, पानी कहीं से भी उसको ला करके हमें देना है। ओके, अब चलो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इस डायग्राम पे फोकस करो। इस डायग्राम से हम लास्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को, और ध्यान से समझते चलना। यहाँ पर आपको जाइलम भी दिख रहा होगा और फ्लोएम भी दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल। अब देखो, जाइलम में क्या फ्लो होता है, वाटर का फ्लो होता है। फ्लोएम में क्या होता है, फूड होता है। फूड में भी मेनली सुक्रोज होता है, मैंने बता दिया था। देखो, ऊपर की तरफ क्या है, पानी जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ वाटर जा रहा है, राइट। अब फ्लोएम के पास क्या है, फूड है। फूड को आपको सॉल्यूट मानना है। सॉल्यूट इस क्या है, सॉल्यूट को हमने बोला था ना थ्रस्टी क्रो, सॉल्ट इज़ अ थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा है वो। पानी की ज़रूरत उससे ज़्यादा है, पानी वो खींचेगा। पानी की डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा, देख लो यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है, पानी ये ले लेगा। ये पानी ले लेगा तो एक कंडीशन ये भी हो जाएगा कि सॉल्वेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। तो देखो, सॉल्वेंट जहाँ पर कम है वहाँ पर देखना सॉल्यूट ज़्यादा होंगे। मतलब साफ़ है यार, नीचे की तरफ ज़्यादा पानी होंगे, ऊपर की तरफ
कम पानी गया होगा, क्योंकि रूट को प्रेशर एडजस्ट करना पड़ता है। तो रूट उतना प्रेशर थोड़ी लगा पाता कि जितना हम रूट में दिए वो पानी फटाक से ऊपर वो भेज दिया, ऐसा तो नहीं होता, बहुत कम पानी जा पाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऊपर की तरफ फ्रूट्स जो होते हैं वो पेड़ में वो ज़्यादा उगते हैं और नीचे की तरफ कम उगते हैं। कोई प्लांट ऐसा देखा है क्या कि नीचे की तरफ ही फ्रूट लगे हों और ऊपर फ्रूट है ही नहीं? ऐसा कहीं देखा है क्या? नहीं देखा होगा। इसका रीज़न ही यही होता है क्योंकि रूट उतना प्रेशर एडजस्ट नहीं कर पाता। वो पानी हम जितना देते हैं उसका वो 90% पानी वो अपने एब्जॉर्ब करता है और 10% ही वाटर को वो दे पाता है ऊपर की तरफ, और वो वाटर जो है ऊपर तरफ पहुंचता है। तो वाटर अगर कम होगा तो थ्रस्टी ग्रो ज़्यादा होंगे। थ्रस्टी ग्रो ज़्यादा मतलब कि इस पर क्या समझना है आपको? सॉल्यूट मतलब कि फूड। तो सिंपल सी बात है, पानी ऊपर में कम है तो फ्रूट्स जो हैं ऊपर में ज़्यादा लगे होते हैं। तो यहाँ आपको डायरेक्शन दिख रहा होगा कि ऊपर से जब नीचे आता है फ्लोएम में तो फ्रूट का डिक्रीमेंट आता है, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रूट ऊपर में दिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जब आते जाएंगे तो फ्रूट का लेवल कम हो जाता है। और उसको ऊपर वाले को हम कहते हैं सोर्स सेल और नीचे वाले को कहते हैं सिंक सेल, मतलब ख़त्म हो रहा है, इट मीन्स रूट है। तो रूट तक आते आते फ्रूट्स जो है बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अगर अब आपको कोई पूछता है कि बताओ यार कि ऊपर की तरफ ही फ्रूट ज़्यादा क्यों होता है, तो ये तुम बता सकते हो कि रूट प्रेशर इतना नहीं लगा पाता, राइट। अब बाकी रीज़न तो मैंने बता ही दिया, मैं बार बार रिपीट क्या करूँ यार। चलो अब कल के लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है शेयर करो और वेट करो फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस होगा अपना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो बने रहो हमारे साथ एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।